नमस्कार। मनी मंत्रा में आपके साथ मैं हूं मेहराज दुबे। मनी मंत्रा में हम बातें करते हैं पैसे और पॉलिसी की, और आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबार और उस पैसे की, और जानेंगे कि क्या पॉलिसी उसका कुछ कर सकती है। मेरे साथ इस खास मुद्दे पर, क्योंकि इन दोनों देशों में दुनिया की बहुत बड़ी आबादी रहती है, और इसलिए बहुत खास मुद्दा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केसी सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं और काउंटर टेररिज्म पे बहुत महत्वपूर्ण काम कर चुके हैं। हमारे साथ है मशहूर कॉलमनिस्ट, टिप्पणीकार प्रेम शंकर झा, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं वो। और हमारे साथ है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के सीनियर फेलो राम उपेंद्र दास। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच जब कारोबार की बात जब होती है तो लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत सालों से कुछ हो नहीं पाया। हम सिर्फ इतना सुनते हैं कि भारत में जब महंगाई बढ़ गई तो प्याज पाकिस्तान के आने लग गया, या हम सुनते हैं कि कीनिया से चाय नहीं जा रही है पाकिस्तान, या ऐसे कीनिया में क्राइसिस है तो फिर चाय पत्ती जाने लगती है। क्या ये ट्रेड सिर्फ यहीं तक रह जाता है? क्या इस पर बहुत सारे प्रेशर्स हैं? क्या क्या माजरा है? देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो रिश्ते की बात आती है उसमें 8 या 9 मुद्दे, जिसको हम कंपोजिट डायलॉग 98 से लेके चला रहे हैं, उसमें ट्रेड भी था, बड़ी चीजें थी, छोटी चीज थी। क्योंकि पाकिस्तान ये हमेशा कहता रहा है कि जब तक आप बड़े मसले का फैसला नहीं करेंगे, कश्मीर का, तो हम जिनको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, लोगों में तजारत, बिजनेस, इन पे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उनका ट्रेडिशनल ये रहा है। जब नॉर्मली, जबकि अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, कोई दो देशों में या दो घरों में या दो आदमी में लड़ाई है, तो आप पहले छोटी चीज पे आना जाना शुरू करते हैं, चाय पिएंगे, फिर उसको बढ़ा के फिर अपना जो मसला है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अब जबकि जरदारी सरकार आई है, उसमें कुछ ये लगा कि शायद इसमें वो तब्दीली लाए हैं, इसको बदल के वो चलना चाहते हैं कि कश्मीर की भी बात करेंगे, टेररिज्म की बात करेंगे, लेकिन दूसरे मुद्दे भी हैं। अगर उन पे, जिस मुद्दे पे भी हम आगे बढ़ सकते हैं, उस पे तो कम से कम बढ़ना चाहिए जिसका फैसला हो सके। तो इस पे एतबार करके हिंदुस्तान की सरकार ने यह सोचा कि चलिए ऐसी चीजें बढ़ाई जाएं, क्योंकि अगर तजारत या ट्रेड बढ़ेगा तो उसके साथ उधर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पाकिस्तान के अंदर क्रिएट होगी। जो हिंदुस्तान चीजें खरीदेगी, उनके हो सकता है उनकी अपनी इकोनॉमी पे असर पड़े, ताकि आम पाकिस्तानी ये महसूस करे कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते में उनको फायदा है। बिल्कुल, भारत के साथ रिश्तों में कोई फायदा, ये बात जो है कि क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जितने सुधरने चाहिए थे उतने, उस पर बहुत सारे प्रयास होते रहते हैं। कई कुछ लोगों को लगता है कि सुधर रहे हैं, कुछ को नहीं लगता बिगड़ रहे हैं, कुछ को लगता है ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। क्या ट्रेड वहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जो अब तक नहीं हुआ है? देखिए, इस वक्त निभा सकता है, क्योंकि आप पाकिस्तान की स्थिति देखिए। सबसे पहले इनकी ट्रेड डेफिसिट है, माने काफी बड़ी ट्रेड डेफिसिट है। दूसरी बात है कि ये बहुत ज्यादा कर्जा ले चुके हैं, और इसको निभाने, इस कर्जा निभाने में, सूद देने में, इनकी जो टोटल जो आउटगोइंग्स हैं, वो करंट कैपिटल अकाउंट दोनों को मिला के वो इनके आमदनी से बहुत ही ज्यादा है। तो ये तो अभी आजकल एक तरीके से एक पंजी स्कीम कहते हैं इसको, कि आप और बोरो कीजिए और लोन्स लीजिए और ग्रांट्स लीजिए, जिससे कि आप पुराने कर्जों को आप चुकाएं। अब वो इस तरीके से ये सर्वाइव कर रहे थे। अब वो जो लोग इनको पैसे देने को तैयार थे, जैसे यूएसए देने को तैयार थी, वो तो कह रहे कि हम काट देंगे। अब 2014 के बाद तो फायदा ही, इनको कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। और उसके पहले भी उसामा बिन लादेन के पकड़ाने के बाद तो कहते हैं कि हम यूं भी काट देंगे। दूसरी बात है कि अब ये चीन कहती थी कि हम आपको मदद कर सकते हैं, पर चीन कहती पहले आप अपने हालत सुधारिए, सिक्योरिटी सुधारिए, नहीं तो हम यहाँ आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अभी आगे इनकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, ये बहुत बढ़ने वाली है। इनका अगर हमसे वो एमएफएन कर रहे हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन, अगर ट्रेड खुल गया, अगर वो खुल गया तो इसमें काफी फर्क पड़ जाएगा, पर इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और भी खराब हो जाएगा। क्योंकि जो चीजें, एक लास्ट चीज जो अभी फॉर एग्जांपल दुबई के थ्रू जा रही हैं और दुगने दाम पे बिक रही हैं वहां, जबकि दाम उसके गिरेगा तब ये और खरीदेंगे, तो बैलेंस में और भी खराब हो जाएगा। इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा। हालत इतनी खराब है अगर पाकिस्तान के कारोबार की, तो वहां से कोई पॉजिटिव खबर कैसे भारत के लिए आ सकती है? जैसा प्रेम शंकर झा ने कहा कि खुद उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत खराब है, क्या हो सकता है इस ट्रेड का, और क्या उससे कुछ फायदे हैं? देखिए, मैं तो मानता हूं कि किसी भी इनिशिएटिव को और किसी भी
पॉलिसी ओरिएंटेड स्टेप को हमें उसके कॉन्टेक्स्ट के तहत देखना चाहिए, जो उसका परिप्रेक्ष्य है। अगर आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते को परिप्रेक्ष्य में रखें, आप पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था जो है उसको परिप्रेक्ष्य में रखें, और जो ग्लोबल स्लोडाउन है, आर्थिक मंदी है, उसको परिप्रेक्ष्य में रखें, तो उसके तहत लगभग अप्रैल 2011 से जब दो कॉमर्स सेक्रेटरीज के बीच में ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग दिल्ली में हुई, और अभी बहुत अरसे बाद कोई इंडिया का कॉमर्स मिनिस्टर 100 बिजनेस को लेकर के जाकर के जिन अनाउंसमेंट्स को वो लेकर के आए हैं एज ए ट्रेड एक्सपर्ट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक्सपर्ट, मैं ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट मानता हूं, क्योंकि जो परिप्रेक्ष्य है उसमें सारी चीजों को, जैसे सिंह साहब ने भी कहा और झा साहब ने कहा, इसको जिस तरीके से आज बैंक्स खोलने की बात हो रही है, केवल ये ट्रेड का मुद्दा नहीं है, मोस्ट फेवर्ड नेशन इतना मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट रहा है अभी तक कि जैसे कि लगता है एमएफएन पाकिस्तान अगर इंडिया को देगा तो इंडिया मोस्ट फेवर्ड नेशन हो जाएगा, लेकिन ठीक उसका उल्टा है कि जब अगर पाकिस्तान एमएफएन का दर्जा इंडिया को देता है, उसका मतलब यह है कि इंडिया उनके लिए वैसा ही एक देश होगा ट्रेड के मामले में जैसे कि उनके लिए दूसरे देश और ये हैं। भी पाकिस्तानी कैबिनेट की ने हाँ कही है, पर 2012 के अंत तक ये काम होगा कि भारत को इस दर्जा मिले कारोबारी पाकिस्तान के साथ। कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, फिर बात करेंगे जिन रिश्तों की बात हो रही है। पाकिस्तान कोई 1963 आइटम्स भारत से इंपोर्ट करता है, जबकि वो 9000 तमाम दूसरे आइटम्स है जो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। कुछ वक्त पहले तक हम सुनते रहे कि चीनी भी खरीदने के लिए पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया से जहाज आते थे, लेकिन भारत से उन्हें दिक्कत थी। ये क्या दिक्कतें हैं, हम चर्चा करते हैं। कुछ और आंकड़े आपको बता दें, पाकिस्तान भारत के जो 50 सप्लायर्स हैं टॉप उसमें नहीं आता कहीं, 67वां नंबर है उसका। जहां पर पाकिस्तान की बात करें तो वो भारत के आधे % से भी कम जो इंपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान से आते हैं, और पाकिस्तान में जो इंपोर्ट्स होते हैं वो इंडिया से करीब जो 4% है उनके टोटल इंपोर्ट्स का। तो ये कुछ आंकड़े जो बताते हैं कि जो कारोबार है बहुत कम है। क्या जब हम भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों की गर्माहट की बात करते हैं, अच्छे रिश्ते हो जाएं, उसमें ये ट्रेड बढ़ाकर हम कोई फायदा उठा सकते हैं? उसमें एक कड़ी है, लेकिन कई बार अगर अगेन इतिहास के रूप से देखा जाए कि दो देशों में अगर तजारत अच्छी हो या ट्रेड रिलेशंस हो तो क्या उनमें युद्ध नहीं होता या लड़ाई नहीं होती? ये सच नहीं है, क्योंकि दूसरी महायुद्ध से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, जर्मनी के फ्रांस और ब्रिटेन के साथ बहुत अच्छे कमर्शियल रिलेशंस थे। उसमें नेशनलिज्म की बात आ जाती है। तो इसमें जो गेम स्पॉयलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि फौज है, जो कि आतंकवादी हैं, जो राइट विंग हैं, वो उनको तजारत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आप ये समझे, हमने तजारत खोल दी, हाफिज सईद अभी भी कह रहे हैं मैं ये नहीं चाहता तजारत हो। आपने ट्रकों में उन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन आपको दे दिया, आप 9000 चीजें बेचनी शुरू कर दी, लेकिन ट्रक अगर अटारी से भर के वहां से निकले, उनमें से उन्होंने 2-4 उड़ा दिए, उनको जला दिया, जैसे कि वो अमेरिका के साथ कर रहे हैं। उनका जो कनेक्शन इस टाइम जो अफगानिस्तान में चीजें अमेरिका की कराची से जाती थी, उनको ट्रकों को जला बगाड़ के उसको बंद कर दिया उन्होंने, लिंक को। तो इसलिए जब तक आतंकवाद पे पाकिस्तान साथों साथ काबू नहीं डालेगा, तो ये जो गेम ब्रेकर्स हैं, ये आपको सिर्फ तजारत के रास्ते से नहीं चलने देंगे। कोई क्यों कारोबार करे पाकिस्तान के साथ अगर इस तरह की चीजें हो सकती हैं तो? देखिए, कारोबार सब चीज में थोड़ा सा रिस्क रहता है, और उस रिस्क को लेके लोग करते हैं। अगर रिस्क बढ़ गया ना, एक हद से ऊपर चला गया, तो कारोबार बंद हो जाती है। इसी के बारे में ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद तो कोशिश करेंगे ही, मानिए की कोशिश करेंगे, शायद वो भी ना करें, पर एक बात सोचिए, इसका असर, इससे हानि किसको होगी? ये पाकिस्तान के आम लोगों को होगी ना। जितना ज्यादा ये आतंकवाद ऐसे करेंगे, उतना कम इनका असर रह जाएगा। जिनकी हानि पाकिस्तान के लोगों को हो रही है, लेकिन क्या सरकार आप मुद्दों उनको पर समझिए, हम सोचते हैं उनको हानि हो रही है, पाकिस्तानी लोग सोच रहे हैं क्या? जब तक कि वो ना सोचे कि ये तो हमें, ये तो हमारे लिए ये चीनी आ रहा था या गेहूं आ रहा था, जो भी आ रहा था, और उसको ये कर दिए हैं, ब्लो अप कर दिए हैं। हम ट्रेड रोक दिया। हम 2 लाख में गाड़ी खरीद सकते थे हिंदुस्तान से, अब हम 5 लाख में दुबई से खरीद रहे हैं। ये जब तक कि लोग ऐसे नहीं बात करें एक दूसरे के साथ, तब तक इसका असर नहीं होता है। और उसके लिए ट्रेड चाहिए। ट्रेड का इमीडिएट, ये कोई ओपन सिस्टम ही नहीं है, ट्रेड कर दिया इमीडिएटली सब कुछ ठीक हो गया। ट्रेड आपको होगा लोग तो फायदा होगा, वहां के लोगों के आइडियाज हिंदुस्तान के बारे वो बदलने हैं।
और ट्रेड सबसे बड़ी चीज है इसको बदलने के लिए। क्या कारोबार इस तरह होते हैं? क्या कारोबार में जो कारोबारी जाएगा, जो कुछ बनाकर एक्सपोर्ट करेगा, वो अपनी सामान की कीमत देखेगा या वो सोचेगा कि नहीं, मैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए बहुत योगदान कर रहा हूं? क्या आपको लगता है सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच ट्रेड नहीं बढ़ पा रहा? देखिए, सिक्योरिटी डेफिनेटली बहुत बड़ा कारण होता है बिजनेस के लिए, लेकिन जैसा बताया गया कि हर बिजनेस प्रोपोजिशन में एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। और मान लें आप ट्रेड से अगर शुरू करें, कोई एक्सपोर्टर इंडिया से पाकिस्तान को एक कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करता है और खुदा न खास्ता वो जो है इंपोर्टर तक पहुंचता ही नहीं है, तो अगली बार वो एक्सपोर्टर जो है उसको एक्सपोर्ट नहीं करेगा। और एक्सपोर्टर को नुकसान न हो ऐसे माहौल में उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं। एग्जिम बैंक जैसे होते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशंस होते हैं, जैसे शिपमेंट हमने किया मान लीजिए और रास्ते में पायरेट्स जो है उसको अटैक कर देते हैं या कोई सी बात होती है, तो इंश्योरेंस होता है। इसीलिए जो एक्सपोर्ट की वैल्यू होती है उसको एफओबी कहते हैं। और इंपोर्ट जो है संस्थाएं हैं, एक तरह का इंश्योरेंस है जिससे, लेकिन भारत और पाकिस्तान की भी जब बात आती है तो बहुत सारी चीजें फ्रंट में आपको दिखाई देती है। ये जो एक अनचाही रिस्क आ जाएगी किसी देश के साथ व्यापार करने में, ये सब समझ सकते हैं कि अचानक पायरेट्स आए तो क्या हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के साथ इतिहास ऐसा रहा है, वाघा बॉर्डर नहीं खुली है, कश्मीर की बॉर्डर पे बहुत ज्यादा तनाव है, तो क्या वो वजह है जिसके कारण ट्रेड नहीं हो सकता? नहीं, देखिए, आपको ये चीज फिर से अपने आप को याद दिलाना होगा, मैं कोई नई चीज नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान तो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, सिर्फ डायरेक्टली ऑफिशियली वो इंपोर्ट नहीं कर रहा है, दुबई और सिंगापुर के वाया कर रहा है। हमारे जैसे सीएट टायर्स, हमने इंडिया श्रीलंका एफटीए हुए, सीएट टायर्स ने वहां प्लांट लगाया, रबर की सोर्सिंग श्रीलंका से की और श्रीलंका पाकिस्तान एफटीए के तहत ऑफिशियली उन्होंने एक्सपोर्ट किया पाकिस्तान को। वो इंडिया का एक्सपोर्ट नहीं था, श्रीलंका का एक्सपोर्ट था, लेकिन गेन हमारे इंडियन इन्वेस्टर को भी तो हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच कितना व्यापार है, कुछ और आंकड़े जानेंगे, और ये वाया श्रीलंका या वाया दुबई का क्या मामला है ये भी जानेंगे। बन रही है मनी मंत्रा। मनी मंत्रा में बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबार की। क्या ये कारोबार और बढ़ सकता है? हमारे खास मेहमानों के साथ साथ पाकिस्तान से हमसे जुड़ रहे हैं इरफान कैसर शेख, लाहौर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के चेयरपर्सन। शेख साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही से सवाल जानना चाहेंगे, हाल ही में भारतीय कॉमर्स मिनिस्टर ने दौरा किया है पाकिस्तान का, कैसा उसका असर रहा? क्या लोग और ज्यादा जुड़ना चाहते हैं भारत इंडिया के कारोबारियों से वहां पर? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। डेफिनेटली जी, जैसे अभी पिछले दिनों एक बहुत हाई प्रोफाइल डेलीगेशन आया था इंडियन जो कॉमर्स मिनिस्टर आनंद शर्मा जी की क़यादत में, और उससे पहले भी यहाँ पे जो हम लोग जो बिजनेस कमेटी का जो व्यू है, पूरी जहाँ तक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं प्रेसिडेंट हूँ, पूरे लाहौर की जो बिजनेस कमेटी का तो एक ही व्यू है कि इसमें जितना भी जल्द ट्रेड खुलेगी, बॉर्डर्स खुलेंगे, उसमें दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिनेरियो होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दोनों कंट्रीज के दरमियान पोटेंशियल है ट्रेड बढ़ाने का। पिछले 15 सालों में जब से इंडिया ने पाकिस्तान को MFN स्टेटस दिया है, ये थर्ड कंट्री ट्रेड हमारे यहाँ हो रही है, और थर्ड कंट्री का जो ट्रेड है उसका बेनिफिट ये दोनों कंट्री नहीं ले रहे। उसमें अगर तो दोनों साइडों से, मैं अक्सर मिसाल देता हूं, अगर एक मैन्युफैक्चरर दिल्ली में बैठा है और एक कंज्यूमर या बायर या इंपोर्टर लाहौर में बैठा है, तो आज तक जो हो रहा था वो ये था कि पहले दिल्ली से अगर $100 का आइटम है या प्रोडक्ट है तो वो दिल्ली टू मुंबई जाता था, उसको एडिशनल $105, उसकी $5 फ्रेट कॉस्ट आती थी, उसकी कॉस्ट 105 हो जाती थी। मुंबई टू दुबई जाता था, वो कॉस्ट 110 हो जाती थी। दुबई टू कराची आता था, कॉस्ट 115 हो जाती थी, और कराची टू लाहौर आता था, कॉस्ट 120 हो जाती थी जी। तो वही प्रोडक्ट जो कि वन पर्सन और बायर और इंपोर्टर कैन गेट डायरेक्टली फ्रॉम दिल्ली। इरफान, आप हमारे साथ बने रहे हैं। ये जो आपने तीसरे देश की बात कही, तीसरी कंट्री के जरिए, कुछ CI के फिगर्स हैं हमारे साथ। 2010 में करीब 10,000 करोड़ का कारोबार हुआ है, $2.7 बिलियन का भारत और पाकिस्तान के बीच, जबकि इससे
3 गुना कारोबार दुबई के जरिए हो रहा है या दूसरे गल्फ कंट्रीज के जरिए हो रहा है। अब सीआई कह रही है कि इसे 2 से बढ़ाकर 10 कर दिया जाए अगले 3 साल में, तो वो एक अच्छी उम्मीद है और बातचीत है। लेकिन क्या यहाँ हम प्रेमशंकर झा से जानना चाहेंगे, बहुत सारा कारोबार ऐसा भी है जो अनअकाउंटेड है। कुछ साल पहले भारतीय मिनिस्टर अरुण शौरी वहां गए थे, तो उन्होंने वहां जाकर बोला था कि इससे कई गुना व्यापार हम कर रहे हैं, लेकिन वो लीगल नहीं है, उसके दर्ज नहीं हो रहा कागज। व्यापार के तीन हिस्से हैं। एक तो $2.7 बिलियन जो ऑफिशियल ट्रेड है, तब जैसे आपने कहा शायद 3 गुना थर्ड पार्टी ट्रेड है, और शायद 2 गुना ये स्मगलिंग ट्रेड है। तो अगर इसको आप खोल दें तो एक तो हमारा ट्रेड बहुत बढ़ जाएगा, पर इसमें एक बात देखिए कि देखने के लिए, मतलब असलियत में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर देखने के लिए लोग कहेंगे कि देखिए अरे बाबा ये तो हिंदुस्तान से बहुत कम हम लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं हिंदुस्तान में, और हम खरीद रहे हैं 4, 5, 6, 7, 8 गुना ज्यादा। तो इसके लिए हमें इस एमएफएन के साथ हमें ट्रेड लिबरलाइजेशन और यूनिलैटरल ट्रेड लिबरलाइजेशन। आपने सुना क्या ये वहां पर एक्सेप्टेंस है कारोबारियों में या वहां की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में कि अगर बहुत ज्यादा सामान इंडिया से आ रहा है और वो सब अकाउंटेड है डायरी में, कागज में, तो उसके लिए क्या एक्सेप्टेंस है, या फिर वो बाकी जो पॉलिटिक्स होती है कि इंडिया हमसे क्या बर्ताव कर रहा है, उस तरह की बातें कारोबार में भी आ जाती हैं? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, बिजनेस कम्युनिटी जो लाहौर की है वो तो बहुत ज्यादा जो है जिसको कहते हैं कि मोटिवेटेड भी है और बहुत ज्यादा कीन है टू डू बिजनेस विद इंडिया और टू डू ट्रेड डायरेक्टली विद इंडिया। लेकिन कुछ जो हमारी कंसर्न्स हैं बहुत अरसे से बिजनेस कम्युनिटी की, वो ये है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो इंडिया में, जो स्टैंडर्डाइजेशन, जो इनकी जो डिफरेंट लैब्स की जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो दे आर टू बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि वो एक हर्डल्स हैं इन बिटवीन द ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज। तो हमने काफी स्ट्रेस किया। आपको आसान हो तो कोई सामान गिना पाएंगे किन सामानों में इस तरह की ज्यादा रुकावट आती है? टेक्सटाइल में तकरीबन सारे ही एक्सपोर्ट्स पे जो सीमेंट जा रहा है उस पे पर्टिकुलर लेबोरेटरी के टेस्ट रिक्वायर्ड हैं। बहुत जो दिस इज ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स व्हिच आर बीइंग सेंट टू इंडिया। तो हमने ये बात उनको कही डेफिनेटली पूरे डेलीगेशन को और मिनिस्टर साहब को कि देखें आप जो है ये नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करें, और उसमें जिस तरह अभी आपके भी यहाँ पे जो आपके साथ बैठे हुए पैनलिस्ट ने कहा कि ये जो अकाउंटेड फॉर ट्रेड है 2.7 बिलियन, और उसके थर्ड कंट्री जो ट्रेड है वो तो ऑलमोस्ट 2 या 3 टाइम्स ज्यादा है। तो देयर इज अ पोटेंशियल टू बिल्कुल वाया थर्ड कंट्री है। और कुछ जैसा प्रेमशंकर झा ने मेंशन किया, बहुत सारा स्मगल्ड ट्रेड भी है, हम उसकी बात करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा था कि अभी इसी दौरे के वक्त एक बायलैटरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बीच साइन हुआ है। ये उसी मुद्दे को जो उन्होंने बताया कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को हम आपस में रिकॉग्नाइज करें, म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करें, उस पर एग्रीमेंट हुआ है और इस पर काम शुरू हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता ये जो टेक्निकल इश्यूज हैं, जब भारत इतने सारे देशों के साथ काम कर रहा है, अगर इस तरह के इश्यूज अगर विल पावर हो, केसी सिंह आपको लगता है ये सब बहुत छोटी बातें हैं कि टेक्निकल जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं? क्या यहाँ पर कुछ और वजह हैं? क्या किस तरह के सिक्योरिटी रिस्क देखा जाता है? कुछ वक्त पहले हमने सुना था कि चाइनीज कंपनियों को लेके ऐसे आरोप लग रहे थे भारतीय एजेंसी पे कि बहुत ज्यादा फंसी हैं, बहुत ज्यादा शक करने के लिए चाइनीज कंपनी कुछ गड़बड़ हो सकता है। क्या पाकिस्तानी कंपनियों को लेकर भी इस तरह का माहौल है? नहीं, इसमें तो नॉन टैरिफ बैरियर्स की जो बात है ये तो वही है, लैब्स वगैरह, क्योंकि हिंदुस्तान में कई सैंपल्स जो हैं वो बॉर्डर पे हम चेक नहीं कर पाते, क्योंकि इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स जो हैं उनमें वो फैसिलिटीज नहीं है। उसको अहमदाबाद भेजेंगे या कहीं और भेजेंगे, उसमें टाइम लग जाता है, चीजें वहां पड़ी रहेंगी। तो ये चीजें तो हिंदुस्तान को रिमूव करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है। जो हम बात कह रहे थे कि चलो कल को ट्रेड खुल भी जाता है, लेकिन ट्रेड एक पहला कदम है, सिर्फ एक कदम है। उसके बाद आपको चाहिए क्या कि अब अफगानिस्तान भी सार्क के अंदर है, 8 देश हैं, इनमें कनेक्टिविटी कैसे करनी है। जैसे पाकिस्तान का आप लीजिए कि अगर वो ट्रेड तो बैलेंस नहीं होगा, उनकी चीजें जो हम खरीदना चाहते हैं वो 400 मिलियन से लेके 800 मिलियन हो जाएंगी, लेकिन हमारा हमेशा बढ़ रहेगा। पाकिस्तान क्या दे सकता है? पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी अगर सेंट्रल एशिया से बिजली जो प्रोड्यूस करें वो अफगानिस्तान ले ली, पाकिस्तान ने स्विच ट्रेड कर लिया, हमें बिजली दे दी, वहां से तीसरे देश से बिजली ले ली। दूसरी चीज, कोयले की खाने हैं उनके पास। आपको उन्होंने चीन की कंपनी को बुलाया, चीन की कंपनी नहीं मानी वहां पे लगाने को,
लेकिन मेरे को पता है 2-3 साल पहले एक इंडियन बिजनेस ग्रुप ने प्रपोज किया था कि हम एक थर्मल यूनिट वहां लगा देते हैं, और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कमी है पावर की, energy उनका crisis कोला है। होगा, हम वहां इन्वेस्ट करेंगे। जैसे हम हाइड्रो पावर यूनिट में भूटान में किया है, पावर हम खरीदेंगे, कुछ पाकिस्तान को देंगे और पैसे बनेंगे। इरफान तो शेख, ये जो ओपनिंग अप की आपने एक दिक्कत बताई, क्या ये दोनों तरफ से है? मैं सुनता हूं कुछ पाकिस्तानी कारोबारी जो चाइना के साथ पाकिस्तान का ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बाद से डरे हुए हैं कि ये तो भाई बहुत गड़बड़ बात है, भारत से भी अगर इस तरह के एग्रीमेंट्स होने लगे तो हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा। तो क्या ये वहां से भी ओपनिंग अप का कुछ इशू है? नहीं, हमारे यहाँ जैसा मैंने कहा कि वी बीइंग दी बिजनेस कमेटी ऑफ लाहौर, हम तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड, क्योंकि जिस तरह आपने अभी चाइना की बात की, जब हमारा चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो हमें कोई वो बात नहीं है इंडिया के साथ, तो बल्कि हम बहुत ईगर हैं। और जिस तरह मैंने बात की कि थ्रू थर्ड कंट्री जो ट्रेड हो रही है, और उस पर देखें ना, जो चीज डायरेक्ट सामान यहाँ से वहाँ जा सकता है 2 दिनों में या 3 दिनों में, और वहां से यहाँ 3 दिनों में आ सकता है, और उसी चीज को हम 35 दिन में ले रहे हैं थ्रू दुबई या थ्रू सिंगापुर या थ्रू अदर कंट्रीज, तो दोनों के लिए विन विन सिनेरियो है। और खास तौर पे हमारे यहाँ जो है आईटी में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगी। इंडिया इज फार टू अहेड देन पाकिस्तान, तो आईटी में प्रमोशन होगी, और इसी तरह लाइव स्टॉक और डेयरी में पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। आज भी यहाँ पे जो लैंड प्राइसेस हैं पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की, वो कम से कम इंडिया से 3 टाइम्स सस्ती हैं। जो एवरेज लैंड प्राइसेस की मैं बात कर रहा हूँ इन दी नेबरिंग, जो बॉर्डर के साथ नेबरिंग 2-3 प्रोविंसेस हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। आईटी से लेकर दूध तक, यानी सॉफ्टवेयर से लेकर दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स तक बहुत कुछ हो सकता है भारत में। इरफान शेख, आपको हम इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, यू सी जी, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट 2 वे फ्लो शुरू हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कैसर शेख, लाहौर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के चेयरपर्सन हमसे बात कर रहे थे। जैसे उन्होंने बोला कि ये जो 3 दिन में जो चीज यहां से वहां जा सकती है वो 35 दिन में जा रही है, वो सही है बात, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ट्रेड एक पहला कदम है। उसके बाद पाकिस्तान की आबादी आज 180 मिलियन 18 करोड़ है, वो अगले 20-25 साल में जाके 30 करोड़ पे जाके स्टेबलाइज होगी। अब उन लोगों को नौकरियां चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? या चीन कुछ लगाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का वेस्टेड इंटरेस्ट है कि आप वो उनकी लेबर को यूज करें, उनको एम्प्लॉयमेंट दें, नहीं तो वो कहां जाएंगे? मदरसे में जाएंगे और आतंकवादी बनेंगे। तो एक और बात भी है, जो चीन का जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे, ये फॉल्स कंपैरिजन है। चीन से वो लोग डरते हैं क्योंकि चीन वही चीजें भेज रही है जो कि पाकिस्तान बना सकती है, चीप कंज्यूमर गुड्स। हिंदुस्तान से पाकिस्तान चाहती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स। वो कंज्यूमर गुड्स में हमसे डरे नहीं है, क्योंकि हमारी कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन ना तो लो प्राइस है, ना तो इतनी तादाद में हो रही है, बल्कि हमारे यहाँ भी चीन का एक बल्कि हमला सा हो रहा है कंज्यूमर गुड्स का। तो उस वी हैव नो प्रॉब्लम विद पाकिस्तान ऑन दैट स्कोर। तो ये चीन एंगल, और बल्कि हमें उनसे चीप कंज्यूमर गुड्स लेना चाहिए। वी शुड ओपन आवर डोर्स टू देयर एक्सपोर्ट्स टू अस, टेक्सटाइल्स, सीमेंट एंड सो ऑन। फॉर इंस्टेंस चीन में अब क्या हो रहा है कि उनकी लोअर एंड इंडस्ट्री जो है वो बाकी आसियान कंट्री में शिफ्ट कर गई। तो इंडिया में अगर आप हायर एंड में जाएंगे तो साथ वाले जितने सार्क के देश हैं, बांग्लादेश हुआ और इधर नेपाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, अगर वो ये मान ले कि सिर्फ झगड़े की बात नहीं है, हिंदुस्तान के साथ कंपटीशन नहीं करना, मिलके चलना है, फिर तो स्काई इज द लिमिट। लेकिन ये मानना एक बड़ी जरूरी चीज है, ये पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल डिसीजन उनको लेना तो पड़ेगा। ये बात सिर्फ पॉलिटिक्स की है कि प्रोटेक्शनिज्म की है, और कारोबार भारत और पाकिस्तान के बीच उसमें चीन का क्या रोल है, कुछ और बातें बढ़ रही है मनी मंत्रा। मनी मंत्रा में हम बात कर रहे हैं पैसे और पॉलिसी की, और आज मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबार, पैसा और उससे जुड़ी पॉलिसी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये इस कंपनी का नाम हमने से बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन महिंद्रा एंड मोहम्मद शायद आपने ना सुना हो। महिंद्रा एंड मोहम्मद वो कंपनी है जो पहले बनी थी, लेकिन बाद में बंटवारे के बाद मोहम्मद छोड़ के चले गए पाकिस्तान, और महिंद्रा एंड महिंद्रा एक कंपनी रह गई। और आज भी महिंद्रा एंड महिंद्रा के अगर कुछ सीनियर प्रोफेशनल से बात की जाए तो वो इस उम्मीद में जीते हैं कि फिर से उनके पुराने साथियों के साथ कारोबार बहुत बढ़ सकता है। तो ये एक बात हुई एक कंपनी की, बहुत सारी भावनाएं हैं, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन जो जहां तक
ऑटोमोबाइल की बात है, या अभी जैसे इरफान शेख ने कहा कि डेयरी की बात है, आईटी की बात, क्या क्या हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच? बहुत कुछ। आप अगर सिर्फ ट्रेड की बात अगर करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जहां पे हम लोग की बहुत कॉम्प्लीमेंटैरिटीज हैं। जैसा कि बताया गया कि बहुत सारे मास बेस्ड आइटम्स जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और अभी उतना नहीं हो पा रहा है पाकिस्तान में, वो अगर हम वहाँ पे इन्वेस्ट करके प्रोड्यूस करके और बाई बैक करें इंडिया में तो हमें बहुत चीपली अवेलेबल हो सकता है। ऑन द अदर हैंड हमारी जो वैल्यू एडेड हाई एंड इंजीनियरिंग आइटम्स हैं, सोफिस्टिकेटेड आइटम्स हैं, वो जिसमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आपको कंप्यूटर डिजाइनिंग करनी होती है, चिप डिजाइनिंग से लेकर के एक अपैरल डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग की बात है, वो सारी चीजें हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देयर इज अ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। ये हुआ ट्रेड। उसके बाद है आपका द होल गैमेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे आपने जैसे कि M&M जो कि पहले महिंद्रा एंड मोहम्मद था, अभी आप उस तरह के जॉइंट वेंचर्स, जब हम एक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट कर दें जॉइंट वेंचर्स के तहत पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, हम मुझे लगता है वो इंटरडिपेंडेंस जो कि एक वाइडर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग होगा, जैसा कि सिंह साहब ने कहा, इन इवन इंक्लूडिंग पाकिस्तानी यूथ, आई थिंक दैट वुड बी द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। इट विल टेक टाइम बट आई थिंक एज इट वाज वेरी राइटली सेड, ट्रेड इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट। प्लस एक और चीज, इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, सर्विसेज। आज इतनी सारी सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज है, एजुकेशनल सर्विसेज है, अकाउंटेंसी है, लीगल सर्विसेज है, देयर आर एन नंबर ऑफ सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसा आपने खुद बताया। ये सर्विसेज के क्षेत्र में हमारा सहयोग बढ़ाने के लिए बहुत पोटेंशियल है, जहां पर फिजिकली शायद हम लोग को एक दूसरे के देश में रहना आवश्यक ना हो। वसीम अकरम के परिवार में किसी की तबीयत खराब थी, उन्हें भारत में रुकना पड़ा एक ऑपरेशन के लिए, इतनी बड़ी खबर बन गई, हम सबके लिए हवा बन जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों में लोग ऑपरेशन कराने जाते हैं या तबीयत खराब होती तो जाते हैं, लेकिन क्या ये जो माहौल है, हर चीज का हवा बन जाना, उसका बुरा असर पड़ता है? आपको क्या लगता है और क्या क्या जुड़ सकता है? सर्विसेज से लेकर प्याज चाय से लेकर क्या क्या हो सकता है? असल में असर अच्छा पड़ता है। आपको याद होगा 10 साल पहले एक छोटा बच्चा था, उसके हार्ट पे कुछ होल था, वो वहाँ पाकिस्तान में कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो यहाँ हिंदुस्तान भेजे। उसी से तो पूरा वो जो नॉर्मलाइजेशन एक इंसिडेंस बनकर क्यों रह जाती है? ये इंडस्ट्री क्या क्या जुड़ सकते हैं भारत और पाकिस्तान? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि दोनों मुल्कों में कितनी उत्सुकता है कि नॉर्मलाइजेशन के लिए, और उसको हमारी सरकार, हमारी इंटेलिजेंस, उनकी आर्मी, इनकी ISI रोक रही है। उन रुकावटों को हटाना है। मैं एक सिर्फ बात कहना चाहता था, आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा ना करें। ट्रेड से कोई डरता नहीं है, मैं सच बताता हूँ। पर जब इन्वेस्टमेंट कहने लगते हैं तो लोग कहते हैं अरे भाई, अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान से आई तो वो तो हमारी इकोनॉमी को ही ले लेगी। सो इन्वेस्टमेंट आस्ते आस्ते आएगा, पर ट्रेड तो इमीडिएट, उसके बेनिफिट्स इमीडिएट हो सकते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट think of economic zones on the border, which remain. The Indian zone remains in India, the Pakistani zone is linked on the other side. Make it a border of economic zones. We are creating an industrial corridor from Delhi to Bombay, running through Gujarat. So that corridor is not going to be, Japanese are financing it, and we're going to have a lot of industry along the railway line. Now, why can't you connect it up to your border and encourage Pakistan to set up zones on their side where people enter? They need not come into India or Pakistan, but within the zone is like a duty-free economic zone. क्या एक बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है? क्या एक बहुत बड़ी, चाहे वो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी हो, या बाकी दूसरे देश, क्या आपको लगता है कि ये दोनों देशों के बीच में कारोबार की जो बात है वो बहुत ज्यादा हवा में है, बहुत ज्यादा ख्वाबों में है? अगर आप ज्यादा आगे जाएंगे तो लोग डर के पीछे हट जाएंगे। नहीं, इसमें जो जवाब दूं आपको कि जिन यूरोपियन मुल्कों ने 2 वर्ल्ड वॉर फाइट किया, आज वो विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक है। आज उसकी क्राइसिस है, वो एक अलग बात है, लेकिन जिन लोगों ने वर्ल्ड वॉर फाइट किया है वो अपने पॉलिटिकल मुद्दों को भुला कर साथ आ सकते हैं और फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल और गुड्स कर सकते हैं। तो वो यहाँ क्यों हम वैसे आशावादी नहीं हो सकते, मैं नहीं समझ पाता। फिर कैसे आपको लगता है फिर ये बात कहना बहुत आसान है कि हमारे टेंशन उनके टेंशन शायद बहुत अलग, जल्दी ना की। नहीं, जैसे हमने सार्क में किया है, सार्क में अब 2-3 हिस्से बन गए हैं। आपने FTA श्रीलंका के साथ कर लिया, बांग्लादेश के साथ कुछ और पेस है आपकी, भूटान के साथ कुछ और लेवल पे आप चल रहे हैं। तो हो सकता है कि पहले तो जितने 7 के 7 देश थे उनकी
सरहद या बाउंड्री हमारे साथ लगती थी मालदीव को छोड़ के, उनकी भी मैरीटाइम बाउंड्री लगती है। अब अफगानिस्तान ऐड हो गया, लेकिन हिंदुस्तान एक बड़ा पीस है जिसके साथ ये सारे जुड़े हुए हैं और हम ड्राइविंग फोर्स हैं इस एरिया के। अब कई जगह आपको जहां भी आप मूव कर सकते हैं मूव करें। लगता ये है कि पाकिस्तान में शायद एटलीस्ट कुछ रूलिंग एलीट में एहसास हुआ है कि ये कंपटीशन हम नहीं कर सकते हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत रफ्तार से जा रहा है। तो अब उसमें दो ही तरीके, या तो वो कंपटीशन करते रहे जब तो उनके टायर ही खुल जाएंगे गाड़ी के, साथ साथ भगाते, स्कूटर भगा रहे हैं आपकी गाड़ी के साथ, और यहां उनको एहसास हो गया है कि हम स्कूटर पे हैं, स्कूटर को स्कूटर की स्पीड पे चलाएं, हिंदुस्तान के साथ चलेंगे, हो सकता है कल को गाड़ी में बैठ जाएं। क्या यूरोपियन यूनियन जैसे या नॉर्थ अमेरिकन जो ट्रेड एरिया है उसके तरीके के, आपने साफ्टा का जिक्र किया थोड़ी देर पहले, सार्क देशों के बीच आपस में इतना इस तरह का कारोबार नहीं हो सकता? ट्रेड तो काफ़ी जल्दी हो सकता है, पर जो जिस तरीके का इकोनॉमिक यूनियन आप यूरोप के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा और ना होना भी चाहिए। आप पाकिस्तानियों की आंखों से, दृष्टिकोण से इसको देखिए, वो पाकिस्तान बनी क्यों? क्योंकि उन्हें फिक्र था कि मुसलमानों को ये ठीक जगह यहाँ नहीं मिलेगा। उनके बनने के कारण मुसलमानों को आज तक यहाँ पे कुछ तकलीफ सहना पड़ रहा है। मैं सीधी से कह रहा हूँ, ये तो सब लोग जानते हैं। पर जहां तक कारोबार की बात है, पैसे की बात है, क्या भारत को बहुत सारे कंसेशन देने होंगे अगर वो इन सभी सार्क देशों के साथ? कारोबार से थ्रेट नहीं होता है। थ्रेट थोड़ा बहुत उनको होता है, जो कहते हैं अरे भाई अगर वहां से टेक्सटाइल्स आ गया, हमारे टेक्सटाइल्स क्या होंगे। ये भी इनको ये बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है और ये जल्दी से हट जाता है। इन्वेस्टमेंट से फायदा ही होता है, पर इनको लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। यूनियन बहुत बड़ी बात है, इकोनॉमिक यूनियन। मैं उम्मीद तो करता हूं कि ये जल्दी हो जाए, पर मैं सोचता हूं कि मेरे 15-20 साल जो मुझे जिंदगी रह गया है उसमें मैं यही देखूंगा। आप कुछ समझेंगे इस बारे में? नहीं, मैंने कहा चीन का एग्जांपल आप लीजिए। अब चीन के साथ एक तो देखिए हमारी सरहद अभी तक सेटल नहीं है, लेकिन ट्रेड हमने बढ़ा लिया। बेशक वो बाउंड्री पे अभी कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, ना ही इमीडिएटली होने वाला है, लेकिन चीन ने यह तय किया कि इस मार्केट को हम नहीं छोड़ सकते। तो कम से कम पाकिस्तान ये तय कर ले कि वो जो मुद्दे हैं वो समय के साथ आस्ता आस्ता सुलझाएंगे, जो नहीं सुलझे और कम से कम ट्रेड खोलें, कम से कम इकोनॉमिक रिलेशन। तो यहां पर एक करीब आने की बात है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि हमने ये भी देखा है दुनिया में कई देश जब उनके रिश्ते खराब हों, आतंकवादी हमलों के आरोप लग रहे हों, इंटेलिजेंस एजेंसी को लेकर बहुत बवाल हो, गृह मंत्री बयानों में बहुत लड़ रहे हों, 2 युद्ध लड़ चुके हों, ऐसे देश कई बार इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते हैं, इकोनॉमिक सर्कल्स में, दूसरे सर्कल्स में जाकर रोक लगाते हैं, इनसे ट्रेड मत करिए, इनके साथ वो मत करिए। क्या वो भी एक नीति है? क्या हम बहुत नरम हैं उस मामले को लेकर? नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि सैंक्शंस वाली बात तो है नहीं, जब ट्रेड है ही नहीं तो आप सैंक्शन क्या लगाएंगे? अगर दुबई से जा रहा है उस पर क्या सैंक्शन लगाएंगे? क्योंकि दुबई में सिर्फ वो चीज चली जाती है, उसकी पैकिंग चेंज होती है, पैकिंग के ऊपर मेड इन इंडिया टायर का वो चेंज करके दूसरा लगा देते हैं, तो इसलिए उसमें तो सैंक्शन नहीं लग सकता। ये तो सिर्फ ये तभी अगर इसमें एफएमएन में भी अभी पॉजिटिव लिस्ट है, एक्चुअली जिसको पॉजिटिव लिस्ट कहते हैं वो नेगेटिव है, उसका मतलब है यही 1000 या 1900 चीजें हम ट्रेड कर सकते हैं। हम कह रहे हैं इसको नेगेटिव लिस्ट बनाइए कि ज्यादा चीजें हम ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी ऐसी थोड़ी चीजें हैं जो नहीं कर सकते, उसके बाद आ जाएगा फिर फ्री ट्रेड, तीसरी कदम होगी फ्री ट्रेड। क्या ट्रेड का इस्तेमाल पाकिस्तान पर दबाव बनाने में किया जा सकता था? दबाव क्यों डालना है? दबाव की बात ही न करें। दबाव से हम लोग 50 साल में कुछ कर पाए हैं पाकिस्तान के साथ? हम उनकी बुराई हुई है, हमारी बुराई हुई है, लड़ झगड़ के तो हम लोग एक दूसरे को तबाह कर दिए और दुनिया के सबसे गरीब मुल्क बना दिए। अब पाकिस्तान सीख रही है, उनको सीखने दीजिए, टाइम दीजिए उनको। और ये जो ट्रेड के सैंक्शंस की जो बात अब कर रहे हैं ना, इससे सिर्फ थर्ड पार्टी मिडिल मैन गेन करता है और कोई नहीं गेन करता है। दुबई वाले अमीर हो रहे हैं हमारे कदमों पे। इसका इस्तेमाल दूसरे स्ट्रेटेजी में हो सकता था? देखिए, मैं 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा टेक्निकलिटीज से हट करके। एक तो ये कि पॉजिटिव जेस्चर्स जो हैं वो जब नेगेटिव एम्बियंस हो तभी शायद ज्यादा महत्व रखते हैं एज कंपेयर टू कि पॉजिटिव एम्बियंस हो और आप पॉजिटिव जेस्चर करें। तो मेरे समझ से जब रिलेशनशिप खराब होती है उस वक्त उठाए गए पॉजिटिव कदम की अहमियत मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा होती है बनिस्बत उसके कि जब सब कुछ ठीक हो और हम पॉजिटिव करें। एक तो ये हुआ। तो जब गड़बड़ है उसी टाइम हम सैंक्शंस लगाएं, मेरे हिसाब से वो ठीक कदम नहीं है।
दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं है विदेश नीति में, आप सब जानकार हैं कि जिनके साथ कोई ना कोई इशू भारत का ना हो और उस देश के दूसरे देशों के साथ ना हो, लेकिन हर जगह हम एक ही पैरामीटर से नहीं चलते हैं। जिस इंडिया पाकिस्तान एक अलग सा एक पॉलिसी होते हैं। मुझे लगता है कि इस नॉर्मलाइजेशन के प्रति जो कदम हम उठा रहे हैं और पाकिस्तान को एज एन इकोनॉमिक एंटिटी, ट्रेड पार्टनर वैसे ही हम देखने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि दूसरे मुल्कों को हम देखते हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता था कि हमें लगता है कि अर्थशास्त्र और राजनीति, इन दोनों चीजों का जो आधार है, जो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, उसको कभी कभी हम भूल जाते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो और चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, दोनों के क्षेत्रों में उठाए गए कदमों के जो मनोवैज्ञानिक पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, उनको कई बार हम भूल जाते हैं। और कई बार हम ये भूल जाते हैं कि ये इफेक्ट्स जो है थोड़े टुकड़ों में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम असर दिखाते हैं। तो हमें लगता है इन दो चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम सैंक्शंस जैसी बातों को कभी सोचेंगे भी नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबार की बात कुछ और करेंगे और कुछ हमारे दर्शकों के सवाल हमारे जानकारों से बन रही मनी मंत्रा। हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबारी रिश्तों की। क्या ये कारोबार भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधार सकता है या इस कारोबार में आगे कुछ नहीं होने वाला? और अब कुछ सवाल हमारे कुछ स्मार्ट से दर्शक बैठे, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी। यानी भारत और पाकिस्तान हमेशा एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहता है पाकिस्तान के साथ, लेकिन कुछ जो पाकिस्तान के ऑर्थोडॉक्स पार्ट जो हैं और इंडिया के जो ऑर्थोडॉक्स पार्ट हैं, वो कुछ ऐसा कमिट कर देते हैं, मेरे यानी ट्रक जा रही है उसको उड़ा देते हैं, फिर मेरे इस वजह से दोनों का रिलेशनशिप मैंने बिगड़ जाता है। तो मेरे ख्याल से मैंने क्या स्टेप लेना चाहिए भारत और पाकिस्तान के लिए? एक अलग से कमेटी इसके लिए मैंने एस्टैब्लिश करना चाहिए जिसकी वजह से ये ऑर्थोडॉक्स पार्ट कोई मैकेनिज्म हो जो पॉलिटिकल रिवर्बरेशंस हैं या कोई सेंसेशनल कमेंट देता है उससे कारोबार पर असर ना पड़े? देखिए, यही तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते में जो बातचीत हो रही है, यही समस्या रही है कि टेररिज्म से इसको कैसे बचा सके। क्योंकि जब भी थोड़ी स्पीड पकड़ने लगते हैं, यूपीए की गवर्नमेंट का नहीं अकेला, एनडीए की गवर्नमेंट के टाइम से लाहौर में बस लेके वाजपेयी साहब गए तो कारगिल हो गया। उसके बाद आप फिर थोड़ा सा चलने लगे, उसके बाद दिसंबर में पार्लियामेंट पे अटैक हो गया। इसमें आप नई सरकार कांग्रेस की आई तो उन्होंने कहा हम बातचीत करेंगे, तो ट्रेन बॉम्बिंग्स वो थोड़ी फिर चलने लगी, 26/11 को मुंबई में हो गया। तो आतंकवाद से इसको कैसे इंसुलेट कर सकते हैं हम रिलेशनशिप को, ये समस्या पिछले 10 साल की यही समस्या है। अब इसका तरीका सिर्फ यही है कि दोनों देशों में लीडरशिप चाहिए, दोनों देशों में ऐसे लीडर चाहिए जो अपने लोगों को समझा सके, जो उनको एक्सप्लेन कर सके इसमें क्या है। और ज्यादा मेरा ख्याल है कि पब्लिक के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे कि आप अभी अनंत शर्मा की विजिट लीजिए, अब वो टाइमिंग इतना गलत हो गया, वो 100 आदमी को लेके लाहौर में पहुंचे हैं और उनके प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश हो रहे हैं। अब उस समय वो देश, वो सरकार अपने प्रधानमंत्री की सोचेगा या अनंत शर्मा जी को रिसीव करने की या उस पर कोई पॉलिसी डिसीजन की? तो ये साइकिल्स हैं, हर एक कंट्री में साइकिल्स हैं। वेरी सिंपल, वेरी ब्रीफ। अगर आप आतंकवादियों से इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो एक ही चीज कीजिए, पहले से क्लियर कर दीजिए कि आप जो भी करेंगे हमारा ट्रेड कभी रुकेगा नहीं। इतना ही कहना है और कुछ नहीं। जबकि क्योंकि उनका काम क्या है, वो चाहते हैं कि वो एक दो 10 ट्रक उड़ा दें और ट्रेन रुक जाए। और अगर ट्रेन चलती गई तो कितने ट्रक उड़ाएंगे वो? अगर एक ट्रक जाता है तो उड़ा सकते हैं, अगर लाख ट्रक रोज जा रहे हैं दोनों तरफ तो कितने उड़ाएंगे वो? ये बात, ये जो है, इसमें हम उनके फंदे में पड़ रहे हैं। इसलिए तो हमें ये बात हमें उठानी ही नहीं चाहिए। क्या दोनों देशों में पॉलिटिक्स इस बात पर चलती है, इस तरह कमेंट्स पर, कि फैसला, इस तरह के फैसले आकर टीवी कैमरे पर देना कि हाँ हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, वो करेंगे, तो फिर ऐसा तो भी ये उम्मीद कैसे हो रही थी हम लोगों को? पाकिस्तान कह रही थी, क्योंकि ट्रेड कम्युनिटी अगर चाहे भी, उनकी कितनी बात का वजन कितना? पाकिस्तान बहुत दिनों से यही कह रही थी कि देखिए हम अपने आतंकवादियों को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप हमारे जो रिलेशंस हैं, डायलॉग है, ये सब इसको नहीं रुकने दीजिए। और ट्रेड और इकोनॉमिक्स में यही बात है। हम लोगों ने रोक दिया और अभी
2-3 साल के बाद आस्ते आस्ते हम लोग इसको खोल रहे हैं, क्योंकि हम अपने पॉपुलेशन क्यों नहीं रुकना चाहिए? क्या हमारी सरकार पर भी जनता का दबाव था? यहाँ पे बिल्कुल, और क्या? ये प्रेम शंकर जी जो कह रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट ये है, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट का जवाब ये है कि हाँ, अगर आतंकवाद का वहां की सरकारी एजेंसी से कनेक्शन ना हो तो आप ये पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं। लेकिन अगर डेविड हेडली का आईएसआई के आदमियों के आसपास के लोगों से लड़ी जुड़ जाती है, तो फिर आप कैसे उस देश के साथ चलेंगे? आतंकवाद अकेला नहीं रोकता। जब पाकिस्तान के अंदर उस आतंकवाद की लड़ी उनकी सरकार या सरकार से मिले जुले ग्रुपों तक पहुंच जाती है, फिर देश में किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होगा कि यहां के लोगों को कैसे समझाएंगे। पॉलिटिक्स के बहुत सारे रास्ते अब तक साफ नहीं होते, इकोनॉमिक्स के रास्ते सारे नहीं खुलेंगे। आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी, पूछिए। सर, टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान और इंडिया दोनों डर के अगर बैठ जाएंगे तो फायदा तो बाकी कंट्रीज का हो रहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तान और हम दोनों हाथ मिला लें और बाकी कंट्रीज को हम बीट कर दें, हम टॉप पे चले जाएं। कौन सी कंट्रीज को आप सोच रहे हैं बीट कर पाएंगे? सर, स्पेशली चाइना, दुबई। आई थिंक हॉकी और क्रिकेट में तो शायद बीट कर लें, अगर दोनों टीमों को कंबाइन मिल कर जाती लें, हैं। दोनों को कंबाइन। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो या ट्रेड कैपेसिटी हो या दूसरे इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी हो, क्या इस रीजन में बाकी देशों के लिए मुश्किल बन सकती है या एक चैलेंज बन सकती है? देखिए, मेरे समझ से अगर इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस, और जैसा कि बताया गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दूसरे रिलेशंस इन्वेस्टमेंट में, और अगर हम इसको स्ट्रेंथन करें और जब भी कोई वायलेंट एक्टिविटी होती है उसके सामने हम सर न झुकाएं, तो मेरी समझ से ये ही अपने आप में एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन होगा इस पूरे मुद्दे को सॉल्व करने का। जहां तक ये प्रश्न इस बात का कि क्या ये दोनों कंट्रीज अगर जॉइंट वेंचर्स करती हैं, जॉइंट मार्केटिंग करती हैं ट्रेडेबल आइटम्स की थर्ड कंट्रीज में, जॉइंट सोर्सिंग करती हैं अपने इंपोर्ट्स की थर्ड कंट्री मार्केट से, तो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से जो फायदे होंगे दोनों देशों को, वो अपने आप में स्पिल ओवर इफेक्ट रखेगा पूरे दक्षिण एशिया में। अगर मान लीजिए आप इंडिया और पाकिस्तान जो है टेक्सटाइल में बहुत अच्छे हैं और वो यार्न की सोर्सिंग या किसी एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ यार्न की सोर्सिंग कहीं दूसरे देश से बल्क में करते हैं, और वो जो है और तो वो बांग्लादेश को भी जाती है चीप रेट पे, श्रीलंका को भी जाती है, नेपाल को भी जाती है, जहां पे टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग सेक्टर बहुत डेवलप्ड है और स्ट्रांग है। तो मेरी समझ से ये एक विन विन सिचुएशन होगा जहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल स्पिल ओवर करेगी पूरे रीजन में, और पूरा रीजन जो है पॉलिटिकली बहुत सारे सॉवरेन इशू आ जाएंगे और ये नहीं, सॉवरेन इशू इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि इस पर काम ऑलरेडी सार्क के तहत बहुत सारी एग्रीमेंट्स हो चुके हैं और सिग्नेटरीज हैं ये सारी कंट्रीज। तो मेरी समझ से इन सब चीजों को हमें क्रियान्वित करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो मिसिंग लिंक अभी तक रहा है सार्क में वो इंडिया पाकिस्तान का ही रहा है, और उसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो रीजनली उसका एक पॉजिटिव स्पिन ऑफ होगा। और सवाल जी। सर, हर बार सर्वे के अनुसार यही देखा जाता है, इंडिया पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि वो एक दूसरे से मिले, ट्रेड बिजनेस करें, हर चीज करें, पर जैसा कि हम हमेशा होता है पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट के कारण ये नहीं हो पाता है। इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? लोग हमें भी बात करते हैं कि लोगों के दबाव में सरकारें नहीं करती, ये बोल रहे हैं कि नहीं, लोग चाहते हैं सरकारें नहीं करती। इसी एक तो 47 के बाद दूसरी या तीसरी जनरेशन आ गई है। दोनों देशों में ऐसी जनरेशंस हैं जिनको कोई 47 से पहले का नहीं पता। उसमें फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि उनको पॉजिटिव मेमोरीज नहीं है जो पुरानी जनरेशन थी उनकी। फायदा ये है कि नेगेटिव मेमोरीज भी नहीं है, जो पार्टीशन में कत्लेआम हुआ उसकी मेमोरी नहीं। लेकिन दोनों देशों में ये पाया गया है कि जो एजुकेशन है उसमें एक हिस्ट्री का, इतिहास का एक वर्षन जो बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल से लेकर ऊपर तक, हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में उससे ज्यादा। तो शुरू से बच्चों के दिमाग में ये डाल देना कि ये दुश्मन देश है, ये दूसरा देश है, ये एक बड़ी भारी इसमें कमी रही है एजुकेशनल रिफॉर्म में, कि वो बच्चे को छोटी उम्र से उस पर असर डालना। इन्हें सालों लगते हैं एक बिजनेस अलायंस बनने में, और ऐसा ही भारत और पाकिस्तान के कुछ इसके बावजूद इतनी इंटरेस्ट है और क्यूरियोसिटी है दोनों मुल्कों में एक दूसरों के बारे में। पाकिस्तान के नवयुवक और नौजवान लोग हैं, वो बहुत चाहते हैं हिंदुस्तान आना, हिंदुस्तान से समझना, हिंदुस्तान से संपर्क रखना। वो स्पोर्ट्स पे तो सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है, पर आप वीजा देना शुरू कीजिए, देखिए क्या होता है। नहीं, ये तो इसके बावजूद छोटा सा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बनाता हूं। मैंने जब एडिशनल सेक्रेटरी था, नेगोशिएट करने उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री में गया, तो जब डेलीगेशन बाहर निकल रही थी, पीछे झुंड जर्नलिस्ट का था, तो उनमें से एक जोर से बोलता है, जब बात करनी होती है तो फिर सिख को भेज देते हैं। तो मैंने
वापस मुड़ के कहा, मैं क्या क्यों ना भेजें, हमारा तो प्रधानमंत्री भी सिख है, उस टाइम आर्मी चीफ भी सिख था। अच्छा, वो हच्चा कच्चा हो गया, उससे बात नहीं हुई। तो कुछ आदमी हमेशा ऐसी सोच रहेगी, दोनों साइड रहेगी, बच्चे वाली बात, और कोई नहीं बोला, लेकिन एक आपको बता रहा हूं कि सोच की बात है। बिल्कुल, आप मुझसे एग्री करेंगे कि इस तरह की बातें शायद कोई भारतीय शख्स भी कभी कर सकता था जब पाकिस्तानी डेलीगेशन आ रहा हो, और आपने बेशक उस चीज को इग्नोर करके अपना काम किया होगा। यहाँ कम होता है जी, अपने लोगों को ये बिल्कुल रखिए, बिल्कुल, हम यहाँ कारोबार की बात करें, आप कुछ और सवाल। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बड़ी कंपनीज लाइक टाटा, बिरला, अंबानी इन्वेस्ट करना चाहेंगे पाकिस्तान में? देखिए, बड़ी कंपनी को जहां पैसा बनेगा वहां इन्वेस्ट करेंगे, वो कोई रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए, और वो क्यों करें, उनके अपने जो शेयर होल्डर्स हैं वो प्रॉफिट के लिए हैं। तो इसलिए जब ये बात कर रहे थे कि हम इकट्ठी परचेज कर लें, प्राइवेट सेक्टर के डिसीजंस हैं, इसमें सरकार को नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सरकार क्या करती है, जैसे आप डेलीगेशन को लेके गए, वहां आपको मौके क्या हैं या उनके दिल में कोई शक है, उसको आप हटाने के लिए उनको साथ लेके जाते हैं। लेकिन जैसे आप दुकान में जाते हैं, ये सारे कपड़े पड़े हैं, आप खरीद लीजिए, लेना है, उसके बाद वो खुद डिसाइड करेंगे कि इसमें उनको फायदा नुकसान क्या है। क्या टाटा, बिरला, अंबानी या भारत की, जैसे आप हम थोड़ी देर पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, कि ये प्रैक्टिकल डिसीजन होगा? देखिए, अभी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, तो अगर आप मेरे से एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पूछें तो मैं कहूंगा कि ये अभी सही समय नहीं है कि वो टाटा, बिरला, अंबानी वहां जाकर इन्वेस्ट करें। लेकिन इसको हमें जरूर अपने होराइजन में रखना पड़ेगा कि ट्रेड एक अच्छी शुरुआत है, इसको हम क्रियान्वित करें। वीजा और जैसे कि रिफाइंड प्रोडक्ट्स की बात हो रही है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर सके, ऐसे तमाम नए पहलू जो खुले हैं उनको पहले कंसोलिडेट किया जाए, और साथ में एक रोड मैप हो जिसमें कि हम शनय शनय आगे बढ़ें, और जैसे जैसे ये इंटरडिपेंडेंस। सिक्योरिटी को लेकर हम देख रहे हैं कि अफ्रीका के देशों तक भारतीय कंपनियां निवेश कर रही हैं, दुनिया भर के और कई ईस्ट एशियन कंट्रीज में जहां अब तक बहुत अनसर्टेनिटी थी, बहुत हालत खराब थे, वहां पर भी निवेश हो रहा है। तो भी क्या ये हालात उससे मिलते जुलते नहीं है? पाकिस्तान में थोड़ा सा एक अलग स्थिति होती है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप बिल्कुल सही कहे, और मैं बड़ा खुश हूं कि आपने ये बताया कि अफ्रीका के बहुत से देश हैं, और अभी साउथ ईस्ट एशिया में आप अगर बैंकॉक की हालत आप देखें, थाईलैंड की हालत देखें, या कुछ दिनों पहले जो इंडोनेशिया की हालत थी, तो कई बारी निवेश जो है वहां पे एकदम सेफ होगा ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आखिरी मिनट। जी जी। सरकार, पाकिस्तान की सरकार में भी कुछ काफी हिचक थे इस बात पे, वो अभी अब दूर होना शुरू हुए हैं, इस पे अभी टाइम लगेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मनी मंत्रा में हम बातें करते रहेंगे, और आज समझ में आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड या कारोबार की बात भी हो सकती है, और उसका अच्छा असर बाकी चीजों पर भी पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।